मैं इस वक्त दुनिया के उस महबूब शायर से दरखास्त करने जा रहा हूँ जिसे हम और आप सब जनाबे इमरान प्रताप दही के नाम से जानते और पहचानते हैं। ये इमरान प्रताप दही का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कलीम भाई का, बहुत सही वक्त पर आवाज दी थी उन्होंने। जो बिखरे हुए लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं जो स्क्रीन में देख रहे हैं, आप स्क्रीन के बजाय सीधे आकर सामने से देखें। सामने से मैं ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, ऐसा आप मैंने सुना हुआ है। तो बेहतर होगा कि इधर आ जाएं आप लोग। उधर जो कुछ भटकती हुई आत्माएं हैं उनसे भी गुजारिश है कि दुकानें छोड़ करके थोड़ी देर करीब आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो इंतजार के लम्हे गुजारे हैं उसे बेहतर बनाया जा सके। पहली बार इस इलाके में मेरा ख्याल है कि हाजिरी हुई है। बहुत पहले 6, 7, 8 साल पहले तिरवा किसी कवि सम्मेलन में आया था। उसके बाद बहुत लंबा अरसा बीत गया यहाँ तक पहुँचने में। जो भाईजान एक बार भी खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जगह ले लें और आइए। आप वहाँ दिक्कत हो रही है तो आइए स्टेज पे बैठ जाइए। मेरी वाला कुर्सी खाली हो गई है, मुझे थोड़ी देर माइक पे रहना है। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, जमील भाई बहुत अच्छा पढ़ के गए। मुसलसल कई रातों से थका हुआ आ रहा हूँ। अभी भी 11 बजे कानपुर पहुंचा, फिर किसी तरह यहाँ भाग के पहुंचा। तो बहुत लंबा सा सफर है। सड़क बहुत अच्छी है कानपुर से यहाँ तक की। सफर करो तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। तो कुछ ऐसा ही सफर करके मैं भी आपके बीच में पहुंचा हूं। बहुत थका हुआ हूं, लेकिन थोड़ा सा आप दुआएं दे देंगे तो इंशाल्लाह कोशिश कर सकूंगा कि कुछ आपको थोड़ी देर बेहतर सुना सकूं। ये लाइट बंद ही रहने दीजिएगा। आइए 4 मिनटों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, वहां तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं एक बार आप सबकी दुआएं मिले। कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मुद्दों से जहन भटकाने के लिए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं देश में। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अब सुन के बताइएगा पीछे तक। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बस थोड़ा सा आपकी और शिरकत होगी, थोड़ा सा आप और शामिल होंगे, थोड़ा सा आप और दाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी दाद, आपकी तालियां, आपकी दुआएं हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से मिलती रहेंगे तो बेहतर काम चलता रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। हक देने की बातें कर रहे हैं साहब कि नहीं अब हक दिया जाए, तलाक तलाक तलाक। मैं पढ़ता हूँ मिसरे, पहुंचिएगा अगर मेरे एहसास तक तो साथ दीजिएगा कि महज पीएम नहीं है आप उन मादी लफंगों के,
मेरा तेवर मेरी खुददारी बोलती है, अगर सच लगे तो मेरा साथ दीजिएगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली के लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे तो इंशाल्लाह आवाज वहां तक पहुंचेगी। मैं पढ़ता हूँ साहब कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। अब पहुंचा मिस्रा, आप तक तो बता देना कि आप अभी जिंदा थे, बच्चे हुए लोग यहाँ पर। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना, वो हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए। बहुत अच्छा है भाई इमरान, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब ने जो माला डाली है, ऐसे लगा जैसे बिल्कुल आखिरी लम्हा हो, जनाजा निकल रहा और उस पर माला डाली गई हो। हालांकि मेरा तो नहीं निकल रहा, लेकिन माला का जनाजा जरूर निकल रहा है। लेकिन फिर भी ये इनकी मोहब्बतें हैं। आरिफ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। तहसीन साहब और ताहिर साहब बड़े समझदार आदमी हैं। इन्होंने मेरे पीछे आरिफ साहब को छोड़ दिया कि किसी भी तरह ले आओ बंदे को। और आरिफ साहब माशाल्लाह इतने बिजनेसमैन आदमी कि 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर आता है। रात के 2-2 बजे फोन करके, इमरान भाई आप आ रहे हैं ना? मैंने कहा जी भाई आ रहा हूं। अच्छा आप कर क्या रहे हैं रात के 2 बजे? अब मैं क्या बताऊं, मेरी शादी नहीं है, वरना मैं बंदे से क्या बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इतने मोहब्बत और इतने मुखलिस आदमी हैं कि छोड़ा नहीं इन्होंने पीछा, और आखिरकार डेट इन्होंने चेंज करी और बुला ही लिया। इनकी मोहब्बतों को सलाम। और मैं चाहता हूँ कि ताहिर साहब का बहुत नाम सुन रखा है मैंने, बड़ी धमक है आपकी, बड़ी गूंज है लखनऊ तक आपकी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजे। और ताहिर साहब आप खुशनसीब हैं कि अवाम आपसे इतना प्यार करती है, वरना मैंने तो तमाम ऐसे विधायक और पूर्व विधायक देखे हैं कि जिनकी तरफ पब्लिक आंख उठा के देखना तक पसंद नहीं करती। तो आप खुशनसीब हैं कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। और ये तालियां, ये मोहब्बतें सबूत हैं कि निजाम बदलने वाला है। आइए मैं पढ़ता हूँ और आपसे कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान नो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए। ये हक पहले तो दीजिए जशोदा बेन को दीजिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ मीडिया के भी तमाम साथी बैठे होंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ बिल्कुल ताजा से, नए से। ये लाइट अगर बंद हो सके तो बेहतर है, क्योंकि इससे कीड़े बहुत उड़ रहे हैं। तो बेहतर हो अगर ये बंद कर दे तो अच्छा रहे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। एक स्ट्राइक हुई, दुनिया ने, मीडिया ने प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हालांकि कुछ समझदार लोगों ने उसे सर्जिकल नहीं बल्कि फर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। लेकिन मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा साहब। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि 2.5 महीने से, पिछले 2.5 महीने से 29 जवानों को लेकर के एयरफोर्स का एक विमान लापता है। और पिछले 2.5 महीने में हमारे देश ने उनका सुराग तक पता नहीं लगा पाए। हमारा अपना देश 29 जवान।
19 जवान उस दिन पुरी में शहीद हुए। 19 मिलिट्री के बेस कैंप में 4 लोग घुस करके हमारे 19 जवानों को मार देते थे। एक बारामूला की सरहद के पार जिंदा पाकिस्तान के कब्जे में है। 2 उस दिन बारामूला में मारे गए हमारे जवान। गिनती जोड़ डालिए और 2014 से पहले के भाषण आपको याद होंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कल दिल्ली में था जामिया के मुशारे में, उनकी छाती पे खड़ा होकर के ये 4 मिसरा पढ़ के आया। यहाँ भी पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें भी कसम देता हूँ अगले मिसरे पे। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 4 मिसरा पढ़ता हूँ साहब, एक सुझाव के तौर पर, एक सजेशन के तौर पर, कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये की दाद चाहता हूँ कलीम भाई, कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, मेरा सुझाव सही लगे तो समर्थन करिएगा, मुहर लगाइएगा मेरी बात पे, कि गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ के एक आधी नज़्म आपको सुनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हक अदा कर सकूं अपने आने का और आपके इंतजार का। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, बहुत मोहब्बतों से, बहुत हिम्मत से, बड़े सलीके से। इस देश में ऐसे चंद ठेकेदार निकल आए हैं जो ये तय कर रहे हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के नाम से मंसूब इमारतों के नाम बदले जा रहे हैं। औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया दिल्ली में, चुपी रही, सब खामोश रहे। पिछले दिनों सदन में, देश की लोक राज्यसभा में ये आवाज उठाई गई कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं और आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं कि आप जिन इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं, आप जिन स्मारकों के नाम बदल देना चाहते हैं, वो सैकड़ों साल की तामीर के बाद भी इस मुल्क में कितनी तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं, कभी आप उस पर जिक्र क्यों नहीं करते? ताजमहल अपनी बनने के इतने 100 साल बाद भी
हर साल 22.13 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो मुल्क की तरक्की में जाता है। 22 करोड़ ताजमहल हर साल दे रहा है। इस देश में हुमायूं का मकबरा देखने के लिए जो टिकट बिकता है वो 19.46 करोड़ रुपए का हर साल होता है और वो इस मुल्क की तरक्की में जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 13.26 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। और आप हमारी इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं, हमारे नामो निशान हटा देना चाहते हैं। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरे एहसास तक पहुंचिएगा तो मेरे ज़मीर और मेरी खुददारी के लिए मेरा समर्थन करिएगा। जिन्होंने ये बात सदन में उठाई उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनका परिचय थोड़ा सा और है। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। अब इमरान मिस्र पढ़ता है साहब, कैसे कैसे 2 चेहरों वाले लोग हैं। घर में कुछ है, सदन में कुछ है, देश के सामने कुछ है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर का नाम बदलने से पहले आपके मन की बात हो तो बताइएगा कि इमरान ने आपके दिल की बात को आवाज दे दी है कि अकबर का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। कैसा कैसा मंजर देख रही हैं हमारी आंखें साहब। वो तिरंगा जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने कुर्बानी दी है, वो तिरंगा जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान के खून से मिलकर के बनता है, उस तिरंगे की हालत ये हो गई है कि बाल ठाकरे जैसे गुंडे और दादरी में रवि जैसे हत्यारे की लाश पर डाला जा रहा है। हालत ये हो गई है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर लगे कि हाँ इसी तेवर में बात करने की जरूरत है तो आप मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ खड़े होइएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, वो तय करेंगे कि आपको कहां जाना है। उन्होंने ट्रैवल एजेंसी खोल रखी है कि टिकट लीजिए और चले जाइए। नहीं साहब, ये मुल्क हमारा है। आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा समय। आप मुझ में थोड़ी सी और हिम्मत आती जा रही है कि मैं थोड़ी देर और आपके साथ रूबरू रह लूं, आपके साथ माइक पर रह लूं। बहुत थका हुआ था, लेकिन यकीन जानिए कि आपकी तालियों में, आपकी दुआओं में इतनी ताकत है कि वो कई रातों की थकन जो है वो अपने आप कहाँ छू मंतर हो गई पता ही नहीं चल रहा है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। ये जो सामने मेरे तमाम दोस्त बैठे हैं, इन्हीं जैसा मैं भी हुआ करता था, ऐसे जमीन में बैठ करके अपने बड़ों को सुना करता था, और आज अल्लाह ने वहां से यहाँ तक का सफर करवा दिया। ये मेरी खुशनसीबी है, और ये भी मेरी खुशनसीबी है कि मैं तो बहुत छोटा सा, मैं तो मुशायरे की दुनिया में आया था तो बिल्कुल शायरी और अदब की ABCD आज भी सीख ही रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं जानता। लेकिन ये आपकी दुआओं का असर है कि पिछले साल महज 29 साल की उम्र में
इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है यश भारती उत्तर प्रदेश की हुकूमत देती है, ये आपकी दुआओं के सदके में मिलता है, आपकी मोहब्बतें छीन लेती हैं अवार्ड। तो मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ। इसी बीच एक छोटा सा बच्चा चाय लेकर के आया है। चाय वालों के बारे में कुछ भी बोलते हुए डर लगता है, कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन चूंकि चाय आई है तो 4 दूसरे याद आ गए हैं मुझे, तो मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ दूं साहब। आपको याद होगा तहसीन भाई, ताहिर भाई के 2014 के दौरान के भाषण और 2016 आते आते जो बदलाव आया है, वो बदलाव अगर एक दूसरे में समझ में आया तो मुझे बताइएगा साहब। जी नहीं कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। अरे शायर की जुबान अल्लाह पता नहीं कब कबूल कर ले, कबूल करेगा, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 3 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, चाय चाय करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत खुलूस आपका। जो इधर लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप सब भी शिरकत कर देंगे तो मुशारा और अच्छा हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं, जो लोग जमीनों में बैठे हैं या फिर कुर्सियों पर बैठे हैं, वो कुर्सियों पे बैठे हैं उसके बाद भी बोल रहे हैं। ये कन्नौज में ही हो सकता है साहब, ये बुरसहागंज में ही हो सकता है, वरना हमारे देश में तो कुर्सी मिल जाती है तो आवाज तो अपने आप छिन जाती है। लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं तो मैं सलाम करूंगा आपको। आप लोग तो खड़े हैं, आप लोग तो थोड़ा सा और बेदारी से दाद दे सकते हैं। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब। हमारे देश में एक बाबा है, बड़े समझदार लोग, मुझे नहीं पता था कि इतने समझदार लोग। दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला बंदा आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। वाह क्या अच्छा है भाई। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा में प्रोग्राम में एक बयान दिया साहब कि मेरे कानून ने मेरा हाथ बांध रखा है, वरना जो जय नहीं बोलते उनकी गर्दनें काट देता मैं। उन्होंने बयान दिया तो उनके पड़ोस में खड़े हुए उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा गर्दनें काट दी जाएंगी तो ये जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है इसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। लेकिन बाबा चुप हुए, मेरी जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। मैंने एक सवाल उछाला उनकी तरफ, अगर मेरा सवाल आपका सवाल लगे, इस देश की 30 करोड़ आवाम का सवाल लगे तो मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। आरिफ साहब को चैन नहीं पड़ रहा है, सही जगह का पड़ोस तलाश रहे हैं साहब। वो वहां से उठ करके वहीं शिफ्ट हुए जहां उन्हें शिफ्ट होना चाहिए था। मैं पढ़ता हूँ साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी
वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जरा सा झूम के शिरकत हो आप सबके। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिस समता मूलक समाज का ख्वाब कभी देखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जिस समता मूलक या जिस बराबरी के समाज की बातें करता है हमारे देश का संविधान, वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा है साहब ना। चंद ठेकेदार निकल आए जो तय कर रहे हैं कि क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कितना करना है। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ, नहीं मानते हम आपकी ठेकेदारी, इनकार करते हैं हम आपकी ठेकेदारी से, नहीं मानते हैं। आप नहीं तय कर सकते हैं, जितना हक आपको है इस देश में उतना ही हक हमारे देश का संविधान हमें भी देता है। वो संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बराबरी का ख्वाब देख के लिखा था। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बात बोलेंगे, तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बात बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। क्या पहनो क्या खाओ, हद तो ये होगा कलीम भाई कि वही तय करेंगे कि कितने करो। तब मैं पढ़ता हूं मिस्र साहब कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, और आपको तो कोई रोक भी नहीं सकता साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एनर्जी वाले लोग हैं आप साहब। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। तीसरा मिसरा ठग से लग जाए तो तमाम चेहरे आपकी आंखों में फ्लैश हो तब बता दीजिएगा मुहर लगा करके कि भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, बहुत खुलूस से आप सुन रहे हैं। हिंदुस्तान
बहुत खूबसूरत सा मुल्क है साहब। इस मुल्क का ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा दिन ये फासिस्ट ताकतों को बर्दाश्त भी नहीं करता। मैं सलाम करूंगा इस मुल्क की मिट्टी को जिसने तमाम ऐसे बड़े सियासी चेहरों को वक्त वक्त पर यह बताया है कि नहीं साहब, सियासत कुर्सियों से परे भी कोई एक ताकत है जो तय करती है कि आने वाले वक्त में दुनिया में क्या होने जा रहा है या क्या होगा। कोई एक ताकत है ऊपर बैठी हुई जो तय करती है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक नाम गिनाता हूँ इस देश की सियासत में, अगर सच्चा लगे और अच्छा लगे तो मुझे सुन के बताइएगा। पढ़ता हूँ मैं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, खास तौर से उनकी दुआएं मांगता हूं मैं इन मिसरों पे। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूता है। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। चाय का सिलसिला अगर थोड़ी देर बंद कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ और जब खुद भूखा हूँ तो किसी को खाते पीते नहीं देख सकता, तो इसलिए बेहतर है कि यह सिलसिला थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के कैमरे के सामने अपनी मां को याद करके रोते हैं। तब भी अच्छा लगता है कि ये हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी मन करता है कि उनसे कहूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, माएं हिंदुस्तान में और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर उन्हें खून नहीं दिखता, उन्हें लाश नहीं दिखती, आज तक चुप्पी ओढ़े बैठे हैं। मैं पढ़ता हूं, मेरे एहसास मेरे दर्द तक पहुंचेगा तो बताइएगा। पढ़ता हूं साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। उलेमाओं का डेलीगेशन बुला करके वो कहते हैं कि मुसलमानों रात के 12 बजे आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई दिक्कत हो तो हम तक आइए। वो ये कहते हैं, उलेमाओं का डेलीगेशन उनसे मिलकर निकलता है कि बिहार से गिरिराज सिंह कहते हैं कि मेरी ट्रेवल एजेंसी से टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। एक बहुत ही बदसूरत चेहरे की एक औरत कहती है कि टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मुझे मेरे शायर दोस्त महशर अफरीदी का एक शेर याद आता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, जो
अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। मैं आखिरी इस सिलसिले के 4 दूसरे पढ़ता हूँ, फिर एक नज़्म सुनाता हूँ साहब। एक अभियान शुरू किया गया, ताहिर भाई, झाड़ू उठाई गई, कैमरे बुलवाए गए, फिर दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है साहब, ये कैमरे के सामने कितनी बड़ी बड़ी नौटंकियां कर ली जाए, नाटक कर लिए जाए, लेकिन कुछ दर्द है जो दर्द है, और वो वक्त पर उनमें जब जब टीस उठेगी वो दर्द बयान भी किए जाएंगे, गाए भी जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, जरा सा और जोश से सुनेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। मैं बहुत बड़े कलेजे का काम कर रहा हूँ, इस दौर में इतना खुला सच बोलना यकीनन बहुत मुश्किल है। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो ये कहा गया कि इमरान साहब लहजा नरम कर लो, ये कहा गया कि अपने तेवर ढीले कर लो, अवार्ड मिला तो ये कहा गया कि बाप के कंधों पे यश भारती जैसे अवार्ड का बोझ है, अब तो और अपना लहजा नरम कर लो। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, अगर सच्चे लगे तो मेरा साथ दीजिएगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल नई सी नज्म आपको सुनाता हूँ, कल ही कही ये नज्म। एक नज्म सुनाता हूँ, तमाम जिम्मेदारान लोग, तमाम अहम लोग, कानपुर के इर्द गिर्द का जो पूरा इलाका है उससे कुछ चुनिंदा लोग यहाँ बैठे हैं। ये सब तो बदमाशी थी, आपको जोड़ने की कोशिशें भर थी। एक जिम्मेदारी भरी नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ। दिल्ली से लौटा हूँ, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जामिया, एक यूनिवर्सिटी है जेएनयू, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी है एएमयू। आजकल हमारी हुकूमतों के निशाने पर पॉलिटिकल पार्टियां या नेताओं से कहीं ज्यादा वो यूनिवर्सिटियां हैं जहां के बच्चे बोल रहे हैं, जहां के बच्चे लड़ रहे हैं। जेएनयू कुछ ज्यादा ही निशाने पर है। पिछले 7 दिन से 22 साल का लड़का नजीब गायब है। इस देश की राजधानी से पिछले 7 दिन से 22 साल का एक लड़का गायब है। उसकी माँ जेएनयू यूनिवर्सिटी में बैठ करके तड़प तड़प करके रो के दुनिया से कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। बात सिर्फ इतनी थी कि एबीवीपी नाम का भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा संगठन है स्टूडेंट्स का, उसके कुछ बच्चों से झगड़ा हुआ तो कहा गया कि इसे 72 हूरों के पास भेज दो। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, मैं उस माँ का दर्द गाना चाहता हूँ। कल मैं उस माँ से मिल के आया हूँ,
उसके आंसुओं की तड़प को महसूस किया है मैंने। मुझे लगा कि अगर उस माँ की जगह मेरी माँ होती, नजीब की जगह कोई इमरान होता, तो शायद वो माँ भी ऐसे ही रो रही होती। उस माँ की जगह अगर आप अपनी भी माँ को महसूस करें तो शायद आपको भी वो दर्द अपना सा दर्द लगेगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, बिल्कुल नई सी नज़्म है, आप मेरे एहसास तक पहुंचिएगा। पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। वाह, बिल्कुल नई सी नज़्म है, कल पहली बार जामिया के मुशायरे में पढ़ा मैंने, कल ही हुई ये नज़्म। पढ़ता हूँ साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। बहुत अच्छा है भाई, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो है जिंदगी भर की मेरे कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा।
आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब। जो शिद्दत है, जो तड़प है, जो दर्द है उस माँ के आंसू में, सामने से महसूस किया है मैंने। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ उस माँ के उन आंसुओं के हवाले से। ये टीवी कैंकर कहाँ मर गए हैं। कोई खबर आपको इस देश के टीवी चैनलों पे नहीं दिखाई पड़ेगी। एक फर्जी सेक्स स्कैंडल की सीडी मिल जाती है तो 7 दिन तक इस देश के बेशर्म चैनल चीख चीख करके वीडियो फुटेज दिखाते हैं, लेकिन इन चैनलों के हेड ऑफिस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी में एक मां रो रही है, लेकिन इन बेशर्मों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तब मैं पढ़ता हूँ साहब, ये टीवी कैंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी कैंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। और आगे के जो 4 मिसरे हैं, अगर वो लगे कि ईमान के और यकीन के मिसरे हैं, तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला, मैं हर उस हाथ को कसम देता हूँ कि यहाँ से आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, बचा के रखिए ये तालियां। अगले जो 4 मिसरे हैं वो पुकारेंगे आपको। मैं पढ़ता हूँ साहब, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदात कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छा है इमरान, वाह वाह वाह। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का। इतनी दुआएं भर के मेरा दामन विदा करें कि मुझे लगे कि मैं पहली बार आया और मेरा आना बहुत कामयाब सा रहा। बहुत मोहब्बत से सुना है। मैं आखिरी के 2 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, नहीं तो था भारत ये खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत अच्छा है इमरान खान।
अच्छा अभी आप सुनने के मूड में बचे हुए हैं क्या? जोश। अच्छा 5 बजे तक सामने से भाई साहब कह रहे हैं 5 बजे तक, लेकिन अब बीच में जो एक दो लोग उठ रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उन्हें अपनी जगहों पे बिठा लें। जी जी ये जो लोग इधर, मुझे पता है कि आप किसी खास काम के लिए उठ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो काम अभी आप घर जाके रात के 2:30 बजे करेंगे वो 4 बजे भी कर सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि यहीं रुके रहें। और देखिए इस वक्त 2:30 बजे रात में घर जाने के खतरे भी हैं साहब। घर जाकर के सोती हुई शेरनी को जगाओ तो मार खाने का भी डर है, तो बेहतर होगा कि आप यहीं बैठे रहो आधे घंटे के आसपास। अच्छा जी मदरसा, आपका हुक्म है मदरसे की नज़्म के लिए, मैं इंशाल्लाह वो नज़्म पहले पढ़ देता हूँ, फिर फलस्तीन की नज़्म के लिए हुक्म है, मैं इंशाल्लाह वो पढ़ दूंगा, फिर एक नज़्म अपने पसंद की हम मुसलमान हैं वो पढ़ूंगा, 3 नज़्में इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप थोड़ा सा और मूड में आए, मुझे लगे कि हाँ मैं लौटा हूँ तो आप जुनून में हैं, आप जोश में हैं कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। मैं बड़े हंगाम में पढ़ने का आदी हूँ, बस थोड़ा सा आप मुझे वो थोड़ा सा माहौल देंगे तो इंशाल्लाह जितनी देर चाहेंगे मैं सुनाऊंगा आपको। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप साहब। वही कठेरिया जी आपका स्वागत कर रहे हैं, RS कठेरिया, आदरणीय कठेरिया जी का बहुत शुक्रिया। एक बड़ी बदमाशी भरी नज़्म सुनाता हूँ, वो हिंदी में जुमला है, जुमला इसलिए बोलता हूँ, मैं बार बार जुमला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बड़ा प्यार करता हूँ, वो बहुत जुमले बोलते हैं इसलिए मुझे भी बोलना पड़ता है साहब। एक जुमला है साहब कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। कठेरिया जी समझते होंगे शब्द के मायने, जो छोटे हैं उन्हें उत्पात मचाने का हक है, तो मुझे भी हक है, इसलिए मैं थोड़ा सा मचा रहा हूँ। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, समझिएगा पहुंचिएगा। कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। इधर के लोगों से शिकायत है, थोड़ा सा आप सब भी जुड़े, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत में शरीक हो। के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर, मैंने बिल्कुल नाम नहीं लिया, देखिए आप कितने समझदार लोग हैं, वहीं पहुंचे जहां पहुंचना था आपको। कि दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है, मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अगला मिसरा बिल्कुल सच्चा सा है साहब, और हिंदुस्तान में शायद आपकी दुआओं के भरोसे इमरान ही कहने की हिम्मत रखता है। अगर लगे कि इमरान को आपने ये हिम्मत दी है तो उस हिम्मत में आपकी दुआएं शामिल है, उसके लिए मेरा साथ दीजिएगा। कि मीडिया ने जो गढ़ रखा है, मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो पूरी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। के हाथों की सफाई छुपाता है,
वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई। हाँ 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 पढ़ देंगे आप। अच्छा नीचे बैठे हुए लोग भी कलीम भाई ऐसा है जैसे खुद को जिल्ला इलाही समझते हैं और माइक पर खड़े हुए को अनारकली। उन्हें लगता है कि बस बंदे को सीधे सीधे नीचे से हुक्म दिया जाए और तुरंत वो फरमाइशी फिल्मी नगना शुरू कर दे। मेरे भाई सब्र रखिए, इंशाल्लाह मैं तो ऐसा शायर हूँ कि मैं 10, 5 और 15, 20 मिनट में रिस्क हलाल करके जाने वालों में से नहीं हूँ। आप घंटे भर पढ़वाएं, 2 घंटे पढ़वाएं, 3 घंटे पढ़वाएं, अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी है कि इंशाल्लाह उतनी देर पढ़ूंगा। लेकिन आप पढ़वा के दिखाएं। पढ़वाना तो आप ही को पड़ेगा। मैं पढ़ने से भाग नहीं रहा, मैं मेहनत करने से नहीं भाग रहा। मेरा भी अपना मानना है कि जब ठीक ठाक पेमेंट लिया जाए तो ठीक ठाक पढ़ा जाए, जितना लिया जाए उसका 4 गुना पढ़ा जाए, नया पढ़ा जाए, ताकि जो पेमेंट लेके जाओ वो हलाल का लगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क हलाल करूं, लेकिन थोड़ा सा आप सब शिरकत करेंगे तो अच्छा लगेगा। जो बीच बीच में कभी कभी एक आध दोस्त उठते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बिना वक्त के उठना अच्छा नहीं होता। मतलब असमय उठ जाना नहीं, मुझे भी लगी हुई है। आप भी रोक के बैठे, मैं रोक के पढ़ रहा हूँ तो आप रोक के बैठ नहीं सकते क्या साहब? ये मुशारा एक प्रोसेस का नाम है। देखिए आप नीचे बैठे हैं हमसे 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन कभी एक शेर कहते हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं वो एक शेर कहते हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। धरा का मतलब जमीन, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह। आप दूसरा पांव है। मुशारा 2 हिस्सों में बटा होता है, एक हिस्सा इस तरफ होता है, एक हिस्सा उस तरफ। दुनिया ये समझती है कि जो डाइस पर बैठे लोग हैं वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, बड़े अहम लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल उलट मानता हूँ। मेरा अपना मानता है ये जो 2 हिस्से हैं बिल्कुल तराजू की तरह हैं। जो 2.5 फीट 3 फीट नीचे बैठे हैं लोग, वो अपने आप को कमतर न माने। मेरा अपना मानना है कि तराजू का वही पलड़ा झुका होता है जो ज्यादा वजनदार होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं इसलिए आप नीचे बैठे हैं, हम तो हल्के फुल्के लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं साहब। अब इससे ज्यादा मैं आपकी तारीफ कर भी नहीं सकता हूँ। अगर इस पे भी आप ताली नहीं बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि अब क्या करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि हाथों की सफाई छुपाता है। देखिए ये प्रोसेस है, ऐसा करना पड़ता है साहब, ये हमारी आदत है। वो एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पर बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठ के लिए। तो ये जो आदतें इंसान की पड़ी हैं वो जल्दी जाती नहीं है साहब। मैं कोशिश करता हूँ कि ये आदतें, आज तो माशाल्लाह ताहिर साहब ने मुशारा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशारा। पिछले दिनों कलीम भाई चंबल में डाकुओं ने मुशारा कराया, क्या खूबसूरत मुशारा, जबरदस्त मुशारा। सारी रात सामने बैठ कर डाकुओं ने इतनी दाद दी जितनी आपने भी नहीं दी है। सारे शायर बहुत खुश कि साहब जो दुनिया को मारते काटते हैं वो हमें दाद दे रहे हैं, बहुत खुश। सुबह पेमेंट का नंबर आया तो जितना कहा गया था उसका 2 गुना दिया डाकुओं ने, जैसे कि आज की उम्मीद की जा रही है 2 गुना दिया था। सारे शायर बहुत खुश कि जो दुनिया को लूटते हैं हम उनसे 2 गुना पेमेंट लेके जा रहे हैं। सारे शायर एकदम मस्त खुश। डाकुओं ने मुशारा खत्म होने के बाद पेमेंट दे करके ला करके उन्हें चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। कहा बहुत शुक्रिया आप हमारे मुशारे में आए। सारे शायर खुश खुश जब जाने लगे 3-4 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के आए। जितना दिया था और जितना पहले से था सारा का सारा फिर से लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब आपको लेना था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये भी हमारा काम है। आप आएंगे जाएंगे मैं आपको रोकूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये सिलसिला चलता रहे, प्रोसेस पूरा होना चाहिए, जो एक सिस्टम है वो पूरा होना चाहिए। एक मतलब बड़े शरीफ से आदमी के घर में डाकू घुस गए तो वो बड़ा बेचारा शरीफ सा था, उसे लगा कि लूटना तो है ही, तो मार खा के लूटने से अच्छा है कि ऐसे लूट लिया जाए। उसने डाकू को देखते ही कहा भाई ये तिजोरी की चाबी है, ये गहने यहाँ रखे हैं, पैसे यहाँ रखे हैं, सामान यहाँ रखा है, हमें मारिए पीटिए मत, लूटना है लूट लीजिए। डाकू ने चाबियां ली, तिजोरी खोला, अलमारी खोली, जो कुछ था उसकी पोटली बनाई और बना के रख दिया। तो घर वालों ने सोचा कि चलो माल गया लेकिन जान बची, अब ये चले जाएंगे। डाकू ने पोटली ला कर रखी, फिर घर वालों को इकट्ठा किया और फिर मारना शुरू किया। तो
तो घर वालों ने कहा भैया जब सब लूट लिया तो मारने की क्या जरूरत है? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई प्रोसेस है, उसे तो पूरा करना पड़ता है ना, तो वो पूरा करना पड़ रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रोसेस पूरा करें, मैं भी प्रोसेस पूरा करूँ ताकि आप तक पहुंचा जा सके। आप बहुत अच्छे लोग हैं, मुशायरा मेरे लिए कोई पेशा नहीं है, मुशायरा मेरे लिए मिशन है, लोगों को जगाने का, बेदार करने का, आपके मुद्दों पर आवाज उठाने का। मुशायरा मेरे लिए इस कोशिश का नाम है। मैं एक नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूँ जिसकी फरमाइश है, एक ऐसी नज़्म जिसने मुझे इमरान बनाया, एक ऐसी नज़्म जिसने मुझे पूरी दुनिया का सफर करवाया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, हिंदी लिटरेचर पढ़ता हूँ। मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा। मैंने बड़े बुजुर्गों के कदमों में कभी बैठ करके लम्हा दो लम्हा जो कुछ देखा, जो महसूस किया, उसे बहुत आसान सी जुबान में दुनिया के सामने रख दिया। और उस नज़्म ने इतनी मकबूलियत दी कलीम भाई कि मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ तो लोग MP3 में मुझे को मेरी नज़्म सुनवा के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक है तो कभी इसको सुनना, साला बहुत अच्छा पड़ता है। उन लोगों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी है, ये उसकी नवाजिशें हैं, उसका करम है। एक नज़्म मैं आपकी अदालत में रख रहा हूँ, लेकिन इस नज़्म को पूरी दुनिया ने मुझे पलकों पे बिठा के सुना है। यहाँ भीड़ तादाद में कम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कन्नौज है साहब। आप ऐसे शहर के रहने वाले हैं कि आप जिसे छू लेते हैं उसे खुशबू से मुअत्तर कर देते हैं, तो आपकी तासीर बहुत बड़ी है। तो आपकी दुआएं भी अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ नज़्म साहब के मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मैं जिस जिले से आता हूँ उसके पड़ोस में, और आप जिस जिले में हैं उसके भी पड़ोस में एक पगलाए हुए शख्स रहते हैं साहब। उनका काम ही है उल्टी करना हर दिन। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों की सुर्खियां बन सके, चैनलों का हिस्सा बन सके। पिछले दिनों उन्होंने कहा मदरसों से ये निकलते हैं, मदरसों से वो निकलते हैं। मैंने छाती ठोक के कहा कि ठीक है साहब, चूंकि आप इस देश की एक बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए सियासत ने आपको हक दिया है कि आप कुछ भी बोले, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, हमें जिस चीज पर फख्र है, वो मैं गिनाता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, असर पड़ता है साहब। जब मैं मुशायरों में आया मैंने इस तरह की नज़्में कहनी शुरू की तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि तुम जो पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। तुम जो पढ़ते हो तुम्हारे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। तब मैंने आपकी मोहब्बतों के भरोसे ये बात उस वक्त कही थी कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे शायद मरने के बाद अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश के साथ आपके सामने खड़ा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। आपका मिसरा है साहब ये कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम
मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूँ साहब, 1857 की जंग से लेकर के आजादी के 1947 तक इमरान के ये मिसरे कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मेरे सामने बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि नेपोलियन ने कभी कहा था कि झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। आपकी मुखालफत करने वाले लोगों ने इस जुमले को अपने अंदर उतार लिया। पिछले 15 साल में उन्होंने इतनी बार ये सच बोला कि इस देश की मीडिया ने भी मान लिया, इस देश के सिस्टम ने भी मान लिया कि मदरसों में कुछ गलत सलत पढ़ाया जाता है। मैं बहुत आसान सी जुबान में बता रहा हूँ कि जंग आजादी से लेकर के अब तक इस मुल्क में मदरसों का किरदार क्या रहा है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज जी, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मेरे मीडिया के साथी मेरी इस बात को नोट करें। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और आप कहते हैं कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है साहब। मैं बंद पढ़ता हूँ कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते साहब। मैं पढ़ता हूँ कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूँ मेरी नई नस्लों। अब कोई अंडरस्टैंड बके तो ये तीनों नाम फेंक के मार देना उनके मुंह पर कि सुनो कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यकीनन ये मुश्किल दौर है, यकीनन ये देश के लिए बुरा दौर है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। यकीनन ये देश के लिए बुरा दौर है, लेकिन ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने कह रखा है कि मायूसी कुफ्र है। बोलना तो पड़ेगा, आवाज से आवाज तो मिलानी पड़ेगी। जो वक्त को नहीं समझते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त को पहचानना तो पड़ेगा, वक्त से आंख तो मिलानी पड़ेगी, सच को सच की तरह बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि असर तो पड़ता है। कलीम भाई मेरे दोस्त
दोस्त हैं रवीश कुमार, एनडीटीवी के बहुत बड़े जर्नलिस्ट इस देश के। एक दिन मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने कहा कि इमरान अपने लोगों से कहो कि बोलने से असर पड़ता है। टीवी चैनल तुम्हारे नहीं हैं, ये सच है, अखबार तुम्हारे नहीं है, लेकिन अब तो ये दौर बदल चुका है। ये तो मल्टीमीडिया मोबाइलों का दौर है, ये तो स्मार्टफोन का दौर है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है। इसका इस्तेमाल करिए, बोलिए, अपनी बात रखिए, क्योंकि बोलने से असर तो पड़ता है साहब। मैं बहुत छोटा सा वाक्य सुना के आखिरी बंद इस नज़्म का आपको सुनाता हूँ। वक्त पर बोलने से असर तो पड़ता है। एक छोटी सी नन्ही सी गौरैया थी, एक जंगल में आग लगी थी, उसका भी आशियाना उस जंगल की आग में धू-धू करके जल रहा था। वो अपने आशियाने को जलता हुआ देख रही थी, मायूस थी, रो रही थी। एकाएक अल्लाह ने उसे पता नहीं कहां से ताकत दी, हिम्मत दी, वो उड़ करके पड़ोस के एक तालाब पे गई जो दूसरे जंगल में था। उसकी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी आ सकता था, वो भर करके अपनी चोंच में दहकती हुई आग के ऊपर उड़ के आई और अपनी चोंच में भरा हुआ 2 बूंद पानी उस दहकती आग पर छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर 2 बूंद पानी भर करके ले आई, फिर पलट के आई, फिर पलट के गई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ कर सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को मेरा जवाब समझना, ताहिर भाई का जवाब समझना, तहसीन साहब का जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे ये पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं उस कोशिश के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, मैं उस मुहिम के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब, 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हमारे पुरखों से छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त आज भी इस बात के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं फिरंगियों ने, और ये कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के मन से इंकलाब और क्रांति का भूत न उतर जाए। हमने वो कुर्बानियां दी हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब, अब तक जो कुछ कहा एक तरफ, ये एक तरफ एक बंद, क्योंकि इसे सुन के अम्मी अक्सर मुझसे कहती हैं कि ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आपकी अदालत में रखता हूँ साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, आपके ईमान को पुकारता है अगला मिसरा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब, और सबको शरीक करना चाहता हूँ। अगली सफों में तमाम ऐसे भी अहम लोग बैठे हैं जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, खुद कोई काम नहीं करते, वो घरों पर भी काम करने के लिए उन्होंने नौकर रखे हुए हैं। यहाँ भी दाद नहीं दे रहे हैं, हो सकता है उन्होंने नौकर रखे हो दाद देने के लिए भी, उनकी जगह पे कोई और दाद दे रहा हो। लेकिन गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप सब भी जुड़े। वह एक मुशायरे में शायर ने बहुत लंबी सी गजल छेड़ दी, कलीम भाई, गजल इतनी लंबी थी कि सामने बैठा हुआ शहर का एक ठीक ठाक आदमी सदमे में मर गया।
जब मर गया तो पुलिस मौजूद थी, शायर साहब गिरफ्तार हुए, जेल गए, मुकदमा चला, ट्रायल में आई बात, ट्रायल में साबित हो गया कि इसी शायर की गजल से ही शहर के ठीक ठाक आदमी की मौत हुई है। जज साहब ने कहा, शायर साहब आपने शहर के एक ठीक ठाक आदमी का कत्ल किया है, आपकी गजल से शहर का एक आदमी सदमे में मरा है, आपकी सजा तो बनती है और सजा यह है कि आपको सजाए मौत दी जाए, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दीजिए। तो शायर साहब ने कहा कि जज साहब जो गजल मैंने वहां सुनाई थी वही मैं यहाँ भी सुनाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसी कोई गजल ना सुनानी पड़े, इसलिए सारे लोग इस आखिरी बंद में शरीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साफ। सिस्टम कहता है हथियार मिलता है, सिस्टम कहता है कि ट्रेनिंग दी जाती है। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक, इस देश के संविधान में, कानून में पूरी आस्था रखने वाला एक शहरी एक बंद पढ़ता है और बताता है कि वहां मिलता क्या है। इस सदी का सबसे बड़ा सच है एक मिसरे में। मैं पढ़ता हूँ साहब कि वहां मिलता क्या है। वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। बाबा से बुलंद आपकी आमीन चाहिए अगले मिसरे पे कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं आऊं जाऊं अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, आपका इम्तिहान लूं, मैं ये सब कोई खुराफात नहीं करना चाह रहा। मैं सीधे सीधे आखिर में जाते जाते एक नज़्म आपकी अदालत में रखना चाह रहा हूं, क्योंकि बाप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक लम्हे का भी नुकसान करूं। बहुत मुश्किल से इस तरह के सामईन नसीब हुआ करते हैं। ताहिर भाई ये तो एक्सपोर्ट करके ले जाने लायक लोग हैं हिंदुस्तान के तमाम मुशायरे में। कानपुर अपने आप में शायरों का बहुत बड़ा हब है, तो मुझे लगता है कि उसके इर्द गिर्द जो सामईन है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी, उनकी रगों में भी अदब और तहजीब और सुनने का सलीका इतना है कि हिंदुस्तान में कहीं भी मुशायरे हो तो 150 सामईन बाकायदा टिकट भेज करके बुलवाए जाएं, ताकि यहाँ से जा करके हिंदुस्तान भर के मुशायरे आप कामयाब कर सकें। मैं सलाम करूंगा आपको साहब। मैं कल रात इस मुशायरे में था, ताहिर भाई कम से कम 40 से 50 हजार की भीड़ थी। दिल्ली हुकूमत का हर शख्स डाइस पर बैठा था, लेकिन वो उतना बड़ा मुशायरा भी यकीनन बहुत कामयाब मुशायरा था। हिंदुस्तान का हर अहम शायर वहां मौजूद था। आज इस मुशायरे में हो सकता है कि बहुत छोटी सी टीम आपको नजर आई हो, लेकिन सुबह के 3 बज रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जितने लोग थे शुरू से लमसम उतने ही लोग बचे हैं। किसी मुशायरे की कामयाबी की सबसे बड़ी गारंटी जो होती है वो यही होती है। मैं सलाम करूंगा आपकी मौजूदगी को, आपके सुनने के और आपके तेवर को। मैं एक नज़्म आपको और सुनाना चाहता हूँ, अपने दिल से जुड़ी हुई। बहुत अच्छा तभी पढ़ा था रुखसार ने, और उनके बाद मोहतरम विकास बौखल साहब ने पूरी पगलई दिखाई थी आपको। चचा मियां का भी जिक्र कर दिया कि चश्मे साफ कर रहे थे। अच्छा, बंदे को खुद रात में बिना चश्मे के दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इतनी दूर वो देख रहा था कि चचा जो है वो चश्मा साफ कर रहे हैं। मतलब कमाल है। हमारे जो शायर दोस्त हैं वो भी कितनी खुराफातें करते हैं साहब, लेकिन इनकी मोहब्बतों को सलाम। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा था। तभी उन्होंने साजन 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 पुकारती रह गई, कोई भी एक कायदे का आदमी खड़ा नहीं हुआ सामने से। मुझे लगा कि यार आप तो इतना जोश तो हो ही जाना चाहिए था कि कोई एक आध बंदा तो उठ के खड़ा ही हो जाता, लेकिन आप समझदार लोग हैं, सलीके से काम करते हैं। मैं एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर एक नज़्म सुनाने के लिए थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। और भैया क्या अभी आप जी रहे हैं क्या? हमको तो लगा कि निपट गए होंगे, लेकिन जी रहे हैं तो आपकी मौजूदगी का सलाम करता हूँ, इसलिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये देखिए ये शायरी का असर है साहब। मैं यहाँ ये अहम बात कहूँ कि दुनिया में हजारों जुबानें हैं,
हजारों भाषाएं हैं, हजारों तहजीबें हैं, लेकिन ये उर्दू की मोहब्बत है साहब कि ऐसे लोग भी मुशायरे की महफिल में अपनी पूरी रात कुर्बान करते हैं जिन्हें शायद अदब या शायरी से कोई बहुत उनका साबिका भी नहीं रहता। ऐसे लोगों की मौजूदगी ये उर्दू तय करती है, उर्दू की मिठास और उर्दू की मोहब्बत तय करती है कि ऐसे लोग भी आपकी महफिलों का हिस्सा बनते हैं जो शायद इससे पहले इस तरह की किसी महफिल में बैठे रहे। एक बार ऐसे लोगों की मौजूदगी के लिए ताली आपको बजानी चाहिए ताकि आइंदा, और ये इसी तरह इन्हें मुशायरे में लाके बिठाया करिए, इंशाल्लाह धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाएंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, कई बच्चे जो आगे सो रहे हैं सोच रहा हूँ कि जब ताहिर भाई मुशायरा नहीं कराते तब ये बेचारे कहाँ सोते होंगे। और इनके अम्मी अब्बू ने इनको भेज करके जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है उसको भी मैं सलाम करता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपकी तरफ से जवाब तो देना बनता है ना। मैं मतलब आपका नुमाइंदा हूँ, मैं आपका आदमी हूँ, मैं आपकी आवाज बन के बोलने वाला आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। फिर से पढ़ो, हजरत का हुक्म है कि फिर से पढ़िए। और उन्होंने जहां देख के मुस्कुरा के ये हुक्म दिया है, मैं उस मुस्कुराहट को सलाम करते हुए ये हुक्म मानता हूँ कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। 2-2.5 साल पहले हमारे मुल्क में वाकया हुआ, मैं उसे वाकया कम हादसा ज्यादा कहता हूँ। हमारे मुल्क के एक बड़े खूबसूरत से चेहरे ने पड़ोसी मुल्क में शादी कर ली। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूँ। बहुत दुख हुआ हमारे मुल्क के नौजवानों को, होना भी चाहिए था, मुझे भी दुख हुआ। मुझे लगा कि जब गुरसहायगंज, कन्नौज, कानपुर उसके आसपास इतने खूबसूरत खूबसूरत हैंडसम नौजवान हैं तो पड़ोसी मुल्क में जाने की क्या जरूरत थी। मुझे बुरा लगा, मैंने 4 मिसरे कहे, एक नाम सुझाया उनको कि नहीं आपका फैसला सही नहीं था, ये होना चाहिए था। अगर आपको भी लगे कि यही होना चाहिए था तो मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। एक मुशायरे में पढ़ा मैंने मुंबई में, सामने एक लड़का खड़ा होगा, उसने कहा इमरान भाई यहाँ तो ये भी मिसरा लग सकता है कि जो शादी करनी थी हमारे इमरान से करती। मैंने कहा यार भाई तेरी तरह मन तो मेरा भी हुआ था। मैंने अम्मी से कहा भी कि अम्मी अगर आप कहें तो ट्राई किया जाए, लेकिन अम्मी एक तहजीब वाली माँ, एक मुहज्जब माँ,
एक रवायतों को मानने वाली माँ क्या जवाब देती है। जो मेरी माँ ने जवाब दिया, मैंने उसे 4 मिसरों में पिरोया, और मेरा ख्याल है कि आपकी माएं भी यही जवाब देंगी। मैं पढ़ता हूँ साहब, माँ ने क्या कहा उन लोगों में कि अगर वो ऐसी है तो बहु पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। अगर वो ऐसी है तो बहु पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहु पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहु पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। 2.5-3 मिनट आपके सामने आखिर में और एक आखिरी नज़्म सुनाता हूँ साहब। बस थोड़ा सा, अब तक आपसे मैंने कोई बात बहुत ज्यादा नहीं की, बस थोड़ा सा मुझे खामोशी चाहिए उस नज़्म की तमहीद के लिए। एक अभियान शुरू हुआ साहब, 5 लाख रुपया लेकर के कुछ लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि साहब ये पैसा लीजिए और घर वापस आ जाइए। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। वो ये भूल गए कि हम जिस घर में हैं वो घर हमने किसी दौलत से नहीं खरीदा है, वो हमारी खुशनसीबी है कि वो घर हमें नसीब हुआ है, और इस घर से हम वापस नहीं जा सकते। 5 लाख तो बड़ी छोटी रकम है, आप पूरी कायनात एक तरफ रख दीजिए तब भी हम ये घर छोड़ कर जाने वालों में से नहीं है। 5 लाख ले लीजिए, घर वापस आ जाइए, घर वापसी। मैं वाकई आपको बताता हूँ कि दुनिया के सुपर पावर कंट्री है अमेरिका, वहाँ एक शख्स हुआ करता था, अल्लाह ने उसके पैरों में ऐसी बात रखी थी, ऐसा हुनर रखा था कि जब वो उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला, तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहता है तो कुरान पढ़। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप 5 लाख का रेट लगा रहे हैं, यहाँ अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, और अगली बात पे आपकी तालियां बजेंगे। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, जब वो शख्स मुक्केबाजी का वर्ल्ड चैंपियन हो जाता है तो अपनी तमाम शोहरतें किनारे रख करके इस्लाम में दाखिल होकर के मोहम्मद अली बन जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है इस्लाम में कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से बड़े बड़े अच्छे धुरंधर खौफ खाते हैं, वो माइक टायसन पिछले दिनों एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, लेकिन आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख नहीं साहब। मैं नज़्म पढ़ता हूँ अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने यकीन की बुनियाद पर नज़्म पढ़ता हूँ साहब। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, जरा सा आ जाइए सुनने के मूड। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल
कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर हर धड़कने वाले दिल को आवाज देता हूँ। मुझे देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब। अच्छा आपका हुक्म मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ साहब इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हजारों इमारतें गवाह हैं इमरान के मिसरों की। मैं पढ़ता हूँ साहब कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं दो नाम गिना रहा हूँ, अगर करा सके तो उसकी कराए, अच्छी बात है। मैं नाम गिनाता हूँ साहब कि सब पे लागू ना ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो
मुख्तार नकविया शहनवाज, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और कन्नौज वालों, आज की रात के आखिरी 2 मिसरे, मेरा ईमान, मेरा तेवर, मेरी खुददारी, मेरा ज़मीर और आपके 800 सालों का इतिहास अगर 2 मिसरों में सिमट आया हो तो मेरा दामन भर के विदा करना मुझे कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आया अगले मिसरे पे कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम। वाह वाह वाह। दोस्तों आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। जनाबे इमरान प्रतापगढ़ी को जब तक आप चाहेंगे तब तक सुनेंगे। एक सेकंड, आप तशरीफ रखें जनाबे इमरान साहब, बगैर आपको सुनाए हुए नहीं जाएंगे। आप तशरीफ रखें अपनी अपनी जगहों पर, आप तशरीफ रखें। अच्छा, आप जहाँ खड़े हैं ऐसे खड़े रहिए, बैठिए मत, मतलब बैठ के ना सुनिए, ऐसे खड़े आप सुन लीजिए, आपका हुक्म है। मैं जाइए, आप तो थक चुके हैं ना, आप क्या करेंगे? आप तो थक चुके हैं, आप अकेले, बाकी जो लोग सुनना चाहते हैं सुनने दीजिए, बाकी आप निकल जाइए, आगे आप निकल जाइए, क्या करना है? अब ये लोग हैं, आप एक अकेले ना सुनना चाहें तो जो हजारों लोग खड़े हैं इनका तो दिल रखना ही पड़ेगा ना। मैं कौन सी नज़्म सुना दूं? एक नज़्म सुना देता हूं, फलस्तीन सुना। अच्छा, फलस्तीन सुनाओ। लेकिन जी मैं फलस्तीन सुना देता हूँ। जी मैं फलस्तीन सुना। दुनिया के कोने में एक मुल्क जहाँ अस्पतालों पे बम बरसते हैं, जहाँ स्कूलों पे बम बरसते हैं, आप गूगल पर उस मुल्क का नाम टाइप करें तो लहू दिखता है, खून दिखता है। अगर बैठ सके तो बैठ जाएं, तो मैं नज़्म शुरू करूं। अगर बैठ सके तो बैठ जाएं, या फिर पीछे के लोग खड़े हो जाएं। अगर मतलब ना बैठ सके तो सारे लोग खड़े हो जाएं या सारे बैठ जाएं, जो बेहतर बन सके कुछ ऐसा इंतजाम कर लें, क्योंकि बड़ी संजीदा सी नज़्म है। तो मैं सबको बिठा दीजिए, पीछे वाले लोग देख नहीं पा रहे हैं, ये मसला है। बैठ जाएं आप हज़रात, जो बैठ ही जाइए, बैठ ही जाइए। बस पीछे जो बिल्कुल पीछे है वो थोड़ा सा आगे चले आए, जो बिल्कुल पीछे है वो थोड़ा सा आगे चले आए। मैं आप लोग सब बैठ जाएं। ये बिल्कुल आखिरी लम्हा है मुशायरे का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये यादगार लम्हा हो सके इस मुशायरे का। आप हज़रात जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। एहसासों से जुड़ी हुई नज़्म। सिर्फ इमरान साहब अपना कलाम नहीं सुनाएंगे, बल्कि अभी आपको सदर मुशायरा जनाब तहसीन साहब आपसे खिताब करेंगे। चंद लम्हों के लिए आपको भी इजाजत है। आप एक बार ताली बजा के मुझे बताएं कि आप यहाँ सुनने के मूड पे आ चुके हैं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे, थोड़ा इको बढ़ा दे। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने।
ये सेल्फी, ये फोटोज मैं इंशाल्लाह मुशायरा खत्म होने के बाद आधे घंटे इसके लिए भी दूंगा। लेकिन अभी आप सुने, अभी आप सिर्फ सुने। सेल्फी एक शख्स जो चाहे मैं इंशाल्लाह सबके साथ, मैं बच के भागने वालों में से हूं नहीं, मैं तो आपके बीच में आकर के आपका शायर हूं, मैं तो आवाम का शायर हूं। मेरा जिस तरह चाहिए उस तरह मोहब्बतों से इस्तेमाल करें। मैं पढ़ता हूं साहब, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सुपर पावर की दी हुई मिसाइलें हैं, तोपें हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूँ मासूम मुजाहिदों के नाम, उन मासूम जंगे आजादी के सिपाहियों के नाम जो अपना मुल्क बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब, और चौथे मिसरे पे आपकी दुआओं का शोर, आपकी तालियों की गूंज उन तक जाए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा। भाई चुप हो जाओ ना थोड़ी देर, मैं दांत देने को कह नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ चुप बैठ जाओ ना इस पे। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं
फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी के 4 मिसरे इस नज़्म से जुड़े हुए भी, इस नज़्म से अलग भी मेरे वजूद के मिसरे। कभी कभी मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को, कैसे गा लेते हो। कभी कभी बहुत दिनों की थकन के बाद घर लौटता हूँ, अम्मी बालों में तेल लगाते हुए पूछ लेती हैं कि तुम्हारी वो लाइन सुन के आंख से आंसू आ गए थे, तुमने कैसे महसूस कर लिया उस दर्द को। मैं कैसे महसूस कर लेता हूँ उस दर्द को। मैं आखिरी के 4 मिसरे आज इस पूरे मुशायरे और इस नज़्म का हासिल पढ़ता हूँ। मैं कैसे महसूस करता हूँ उस दर्द को कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वज़ू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वज़ू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांगता आपसे, बस एक मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी नई नस्लों, मेरे हमउम्र तमाम साथियों, मुशायरे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रात भर तफरी की जाए, मजा लिया जाए और सुबह चाय की दुकान पे बैठ के कहा जाए कि फला शायर ने फला शायरा ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं आपसे जिम्मेदारी भरी एक बात कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। यकीनन आपके साथ जुल्म हुआ है, पिछले 20 साल में आप कटघरों में खड़े हो। आपके तमाम ऐसे बच्चे हैं जो 13-13, 15-15 साल जेलों में बिना कसूर के गुजार करके 22 बरी होकर के लौट रहे हैं। जिस दिन वो पकड़े गए थे उस दिन फ्रंट पेज की खबर थी कि आमिर नाम का आतंकवादी पकड़ा गया। 13 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे 22 बरी किया तो 13वें पेज पर इतनी छोटी सी खबर थी कि आमिर नाम का आतंकवादी 22 बरी हुआ। लेकिन इस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये एहसास मन से निकाल दीजिए कि हमसे कुछ नहीं होगा। सिस्टम कैसे बदलेगा? सिस्टम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत सलाहियत दी है, सिस्टम का हिस्सा बनो। यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, तमाम जरदार लोग बैठे हैं, पैसे वाले लोग बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अहद करिए, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे तो वो अपने लिए पैसा कमाएगा, नस्लों का भला नहीं करेगा, अपने घर का भला करेगा। आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे तो वो हो सकता है कि अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, लेकिन उससे उसके घर का फायदा होगा, नस्लों का फायदा नहीं होगा। अगर सच में नस्लों का फायदा करना चाहते हो, समाज को सुधारना चाहते हो, जुल्म रोकना चाहते हो, तो अपने बेटे को IAS बनाओ, IPS बनाओ। इसके बिना गुजारा नहीं होने जा रहा। आज से यहाँ जाना तो सुबह बैठ कर सोचना कि थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो कि जिस दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके SSP बन करके जिले पर बैठोगे, उस दिन कम से कम जुल्म के खिलाफ तुम्हारी इतनी ताकत रहेगी कि जुल्म को रोक सकते हो। मैं गुजारिश करता हूँ मेरी नई नस्लों, अगर यहाँ बैठे हुए हजारों लोगों में 2-4 लोग भी अगले 3 साल में IAS हो गए तो मैं समझूंगा कि आप मेरे आंसुओं का सदका
मौका दे दिया है मुझे। मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करता हूँ, मैं आखिरी मिसरा पढ़ के जाता हूँ, कुछ नहीं मांग रहा, बस इतना आपसे कह रहा हूँ कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे।